बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में। जैसे ही इंडिया का गठन होता है, मतलब इंडिया, उसके बाद ऐसा लगता है कि जो केंद्र में जो बीजेपी बैठी हुई है, मोदी सरकार बैठी हुई है, उसमें मणिपुर संकट में जो घबरा गई है, गिर गई है। अब उनके पास एक ही उपाय है कि अपने विरोधियों को जेल के अंदर डालें और वो प्रचारित करें कि ये लोग करप्ट है। देखिए, करप्शन करते 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 आप दो राज्यों में सरकार गंवा चुके, लेकिन फिर भी अंतिम दांव, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर संकट में गिर गई है सरकार और मानसून सत्र के खत्म होने का इंतजार कर रही है। उसके बाद जो है बचेगा अगस्त, 17 तारीख तक है मानसून सत्र। 17 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक में ही ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा की पूरी मेहनत रंग लाएगी, ऐसा ही दिख रहा है। तभी तो सवाल उठ रहे हैं उनके। जो जो भ्रष्टाचारी होंगे उनको अंदर होना ही चाहिए, और कई में तो प्रूफ है एकदम क्लियर। पता नहीं क्यों मतलब इतनी देर क्यों की जा रही है, ये सवाल है। मिश्रा जी जो है, निश्चित रूप से उनके पास सबका कच्चा चिट्ठा होगा, और जब तक वो जाने से पहले निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। क्यों छोड़ेंगे जिसके खिलाफ सबूत होगा। असल चक्कर क्या है कि इंडिया का जो विपक्ष है वो एंटी इंडिया टाइप है। वो खुद अगर जीत नहीं पाता है तो एक होता है ना कैरम बोर्ड में कि जब हार रहे हैं तो सब सारी गोटी जो है आदमी ये कर देता है इधर उधर कि फिर से खेलेंगे। तो वो उस टाइप से कर रहा है विपक्ष कि तो मतलब मणिपुर और ये सब जगह इंडिया बदनाम हो, मोदी जी बीजेपी बदनाम हो, वो पूरी कोशिश कर रहा है। नहीं, एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष भी होता है। फ्रांस में भी अभी दंगा हुआ था, फ्रांस में किसी विपक्षी पार्टी ने विरोध नहीं किया, सब मतलब सरकार के साथ थे। जो बोले, वहां के राष्ट्रपति खुद आकर बोले कि वो गलत हुआ है, ट्रैफिक पुलिस के जो जवान ने जो गोली मार दी 16 वर्ष के बच्चे को, तो फ्रांस के राष्ट्रपति वहां खड़े हो गए। वहां का विपक्ष है, वहां के हिसाब से मत बात करिए। देखिए, आप देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, एक परंपरा रही है। आप याद करिए 2014 के पहले जब अविश्वास प्रस्ताव या संसद में चर्चा होती थी तो पक्ष और विपक्ष के नेता कितने हंसी मजाक में बातें करते थे और तमाम मुद्दों पर चर्चा होती थी। अब तो प्रधानमंत्री भाग रहे हैं संसद से। मानसून सत्र का 6वां दिन हो गया, अभी तक वो बाहर घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं। ये क्या है? प्रधानमंत्री जब अभी मानसून सत्र हुआ है उससे पहले सब बात बोल चुके पत्रकारों से। हाँ, और उससे वो कुछ अलग नहीं बोलना है उनको। कि आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री कहाँ से चुना जाता है? मुझे संसद से न चुना जाता है प्रधानमंत्री पद का चुनाव। अरे भाई, तो वो प्रधानमंत्री भाग कब रहे हैं? प्रधानमंत्री तो तैयार है बोलने को, प्रधानमंत्री तैयार है बोलने को। विपक्ष जो है वो तो जानकर बहाना खोज रहा है कि किसी तरह से हंगामा हो, और जो बिल सब आने हैं इनका, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली वाला जो ऑर्डिनेंस को लेकर बिल अब मंडे को आने की बात हो रही है। देखिएगा मंडे को फिर हल्ला करेंगे सब। मगर सरकार का जो अब रवैया दिख रहा है, मुझे वो साफ साफ दिख रहा है कि विपक्ष हल्ला करता रहे, जो विधायी काम है वो रुकेगा नहीं, वो ये लोग हल्ला के बीच में करते जाएंगे। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाएंगे, मणिपुर को कुछ नहीं बोलेंगे, 80 दिन के बाद गृह मंत्री बोलेंगे कि नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? बोल चुके हैं प्रधानमंत्री, सत्र शुरू होने से पहले बोल चुके हैं। अंदर जब ये मोशन जो है वोट ऑफ ये नो कॉन्फिडेंस, उस पर जब बात होगी तब भी बोलेंगे। और जब प्रधानमंत्री बोलेंगे, जिस दिन भी बोलेंगे, ऐसा विपक्ष बेनकाब होगा कि सब जो है वो छां खोज ढूंढते फिरेंगे कहां छुपे, किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जितने भी हैं एक लाइन से आप ले लीजिए, टीआरएस से चंद्रशेखर राव, महाराष्ट्र में ये शरद पवार, या ये उद्धव ठाकरे के साले जो हैं, उद्धव ठाकरे अगर सीधे नहीं, उनके साले के थ्रू सब हुआ है खेल। ये बाकी वहां संजय राउत तो बीच में जेल भी हुआ है, उनके साथ के जो उनके साथ के लोग जो हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सब फंसे हैं। ईडी का मतलब हो गया पॉलिटिकल टॉर्चर। अगर ऐसी बात नहीं होती तो रॉबर्ट वाड्रा जो है उनको कितने बार बुलाया गया ईडी के द्वारा, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। लेकिन उसको कैसा माहौल बना कि रॉबर्ट वाड्रा आज नहीं कल जेल जा रहे हैं। सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को ईडी के द्वारा बुलाया जाना, फिर पूछताछ लंबा करना, ये सब क्या संकेत है? ये पॉलिटिकल टॉर्चर है या सिर्फ
देखिए, इसे पॉलिटिकल टॉर्चर भी समझा जा सकता है, और क्योंकि ईडी जो है, जो सीबीआई की पावर हुआ करती थी, जो डर सीबीआई से लोगों को लगा करता था एक जमाने में, वो अब डर ईडी से लगने लगा है। कल ही की बात कर लें तो हरियाणा के कांग्रेस विधायक हैं, मैं उनका नाम अभी स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से, लेकिन उनके ऊपर ईडी ने शिकंजा कसा है। तो यहाँ पे समझिए कि सिर्फ बड़े नेता ही नहीं, ऐसा नहीं कि रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, संजय राउत, इन बड़े नेताओं की बात मत कीजिए। इनसे जो छोटे नेता हैं, जो विधायक हैं, उन पर जब शिकंजा कसा जाएगा तो वो बड़ी जल्दी टूट जाएंगे, और जब वो टूटेंगे तो समझिए जो गेम है वो असल शुरू होगा। और जो 15 सितंबर तक जो पूरा खेल होगा, आज से लेके या अगले 15 मतलब 15 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जो विधायक है, उनके जो नेता हैं, या जिनके पास भी जनाधार मौजूद है, उनके लिए ये ग्रहण काल समझिए। 15 सितंबर तक बहुत कुछ होगा इस देश में, और बहुत अलग अलग तरीके की पिक्चर्स हमें देखने को मिलेंगी। जैसा कि पुष्कर जी बोल रहे थे कि ईडी के पास कई नेताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, तो हो सकता है वो जो पुख्ता सबूत थे उनको एग्जीक्यूशन में लाने का राइट टाइम अब यही होगा। अगर किसी के अगेंस्ट ईडी के पास सबूत है, और पर्याप्त सबूत है, और जो जस्टिफाई करता है कि वो आदमी करप्ट है, तो उसके खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो अब तक किस इंतजार में थे? अगर पुख्ता सबूत थे तो ये भी सोचने वाली बात है। क्या 2024 का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन मणिपुर का मुद्दा अचानक से बीच में इतना गर्मा गया कि अब उसको जल्दी, जो प्लान 2024 से पहले एग्जीक्यूट होना था, उसको थोड़ा पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वहीं जो बात आपने कही कि अजीत पवार चले जाते हैं, छगन भुजबल चले जाते हैं, इन पे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया हुआ, और उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो ही रखी है। तो सवाल यही आ जाता है कि अकेले संजय मिश्रा जी के कंधे पर तो सारी जिम्मेदारी नहीं है भाई। जैसा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है सब जगह, तो वो नहीं जाते होंगे ना, सब जगह तो डायरेक्टर नहीं जाता है, वो तो फाइल देखता होगा, साइन करता होगा, बैकएंड से काम करता होगा, सपोर्ट करता होगा ना। तो ये जो पुष्कर जी बोल भी रहे थे कि कुछ नेता ऐसे हैं जो अरबों का घूस दे सकते हैं, तो घूस देने वाला तो छोटे अधिकारी को कम घूस दे के मामला निपटा सकता है ना, फाइल कमजोर करवा सकता है, 2 पन्ने गायब हो गए, मामला खत्म। जो एफआईआर होती है, एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कभी चेंज नहीं होती किसी भी केस की। लेकिन अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट खो जाए तो फिर मामला बनता भी नहीं किसी केस का। तो वही चीज है कि अगर जैसा पुष्कर जी बोल रहे हैं कि अगर घूस कोई दे सकता है और संजय मिश्रा जी नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं कि संजय मिश्रा जी के हाथ में सारी कुछ है। उनसे नीचे भी अधिकारी होंगे जो मामले को देख रहे होंगे, हर केस के लिए एक अलग ऑफिसर होगा। तो सवाल यही है कि संजय मिश्रा आखिर इतने इंपॉर्टेंट क्यों है कि उनको ईडी के डायरेक्टर के पद पर बने रहने के लिए सरकार ने चौथी बार कोशिश की, और सुप्रीम कोर्ट से इसको समझिए कि सुप्रीम कोर्ट को ही तलब कर लिया है सरकार ने। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि क्या इस पूरे महकमे में ऐसा कोई और अधिकारी नहीं है जो इस जगह पे आ सके, इस संस्था को संभाल सके। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल से बेशक सरकार या सरकार के दूसरे नेता या कोई भी नुमाइंदा इसका जवाब नहीं देगा, वो सही ठहराएगा इस बात को। लेकिन ये गहन चिंतन का विषय है कि क्या कोई देश में दूसरा ऐसा नेता नहीं, सॉरी, क्या कोई ऐसा अधिकारी नहीं है? क्या ये भी जो संजय मिश्रा जी हैं, ये भी आईआरएस डिपार्टमेंट से इधर ईडी में आए थे 2018 में, तो क्या दूसरे डिपार्टमेंट से जब इनको चुन के लाया गया, तो क्या सरकार को और कोई अधिकारी, कट्टर ईमानदार, बिल्कुल अपने वसूलों पे पक्का चलने वाला अधिकारी नहीं दिख रहा है? और अगर नहीं दिख रहा है तो क्या दूसरे अधिकारी जो हैं उन पर तो सवालिया चिन्ह खड़ा हो जा रहा है ना, कि वो क्या अपने काम को लेकर डिसिप्लिन नहीं है, क्या वो भ्रष्ट है? मतलब ये समझिए, ये इसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे तो इस तरीके से ऐसे लग रहा है कि जो बाकी अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं। देखिए पुष्कर जी, ये संजय मिश्रा जो है, ये इनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि बहुत ईमानदार और कट्टर समर्थक रहे हैं। हम उनके बारे में पढ़ रहे थे, जो जानकारी मिली कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो पी चिदम्बरम के काफी करीब थे, उन्हीं के हाथ पकड़ के उछल्ला पकड़ के आगे बढ़े और ईडी में घुसे वो, और बड़ा तेज है क्योंकि ये नेताओं को बहुत जल्दी अपने पाले में कर लेते हैं। नेताओं को लगता है कि हाँ ये अफसर जो है जब तक रहेंगे तब तक मेरा रहेगा आदमी। उनकी जो खासियत अभी तक जो सामने आई है, ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं मिला है कि उन्होंने बहुत बड़ा दिल को तीर मारा हो। संजय मिश्रा जी, आप कहीं अखबार में देखिए, गूगल में सर्च करिए, सिर्फ संजय मिश्रा का नाम तभी याद आता है जब वो ईडी के डायरेक्टर बने और उनको लगातार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन
दिया जा रहा है और विपक्ष के नेताओं को जैसे ही ये कार्रवाई करते हैं तो उसमें संजय मिश्रा को याद किया जाता है। इसके पहले कर्नल सिंह थे, दिल्ली पुलिस में ज्वाइंट कमिश्नर थे, मैंने उनके साथ काम भी किया था, मैं क्राइम रिपोर्टर था उस वक्त। उनका पद समाप्त होता है और ये संजय मिश्रा जी पर डायरेक्टर बनते हैं, फिर ईडी के डायरेक्टर बन जाते हैं। तो बहुत बड़ा कोई कैरियर हुआ, बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा देखने को नहीं मिला है। पुष्कर जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि क्या वाकई में मोदी सरकार मानसून सत्र के बाद संजय मिश्रा को खुला छूट दे देगी कि भैया आपको जो करना है करो, इंडिया को तोड़ दो, क्योंकि इन लोग को सभी को इंडिया से ही घबराहट है, इंडिया पर ही वार हो रहा है, इंडिया को तोड़ने के लिए संजय मिश्रा को लाया गया है। इंडिया जो है इतने लोग के मिलने के बाद भी एक और मोदी जी अकेले हैं, दूसरी तरफ इंडिया के सारे नेता हैं, तब भी वो पार नहीं पाएंगे। और एक संजय बिष्ट जी की बात मैं एक कर दूं, वो जो बोल रहे थे कि क्या दूसरे अफसर नहीं हैं, तो पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट का ये आया था फैसला कि इनको 15 जुलाई से आगे एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, सरकार 15 जुलाई से 31 जुलाई से पहले एक उनका 31 जुलाई से पहले उनका एक विकल्प ढूंढ ले। उसके बाद मतलब जितने भी थे सब एक एक करके बिल से निकलने लगे, खुशी मनाने लगे। मतलब ये जो शिवसेना की हैं प्रियंका, वो आई, एक ट्वीट मार दिया। उधर से महुआ चौधरी जो है टीएमसी की, वो दौड़ी आई, उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे वाले केस में ये फैसला आया है। दूसरे रणदीप सिंह हुड्डा जो है वो पहुंच गए कि ये मेरे केस पे हुआ है, ये आपस में ही क्लियर नहीं है कि किसके केस पर हुआ है। और उसके बाद एक से एक सब देने लगे जब, तो उसके अगले दिन अमित शाह जी ने एक हथौड़ा मारा, मतलब लाख सोनार की और एक लोहार की टाइप से। अमित शाह ने कहा कि आप लोग सुन लीजिए, ये पूरा कर लेने दीजिए, ये पूरा करने दीजिए। अमित शाह जी ने कहा जो कि अगर आपको ये लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक मिश्रा जी हैं, तो आप बहुत इसमें हैं। ईडी जो है, ईडी एक कंटिन्यूएशन में चलती है, उसमें डायरेक्टर कोई भी हो, काम वही होगा जो मनी लॉन्ड्रिंग और उसके खिलाफ अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको पकड़ना, जो काम अब और तेज होगा अगर दूसरा कोई आता है तब। और अब तो मतलब मिश्रा जी ही और अभी ये सितंबर तक रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो जो भ्रष्टाचारी होंगे उन पर तो वो कार्रवाई करेंगे ना, जो इतने दिन में उन्होंने तैयार किया होगा वो सब कुछ ये करेंगे। और कई का तो मतलब तेजस्वी यादव का जो है वो तो 7-7 केस में सबूत सामने है एकदम। मतलब जिनको जिनको रेलवे में नौकरी मिली उन सब ने जमीन ये लालू यादव के परिवार वालों को दिया है। देखिए, जेल कोई भी जाए, कोई भी आदमी अगर गलत करता है तो जेल जाने का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। और देश में करप्शन खत्म होना चाहिए, लेकिन करप्शन खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, ईडी का जो विभाग है वो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन खुशी मनाते हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री। ये भी एक मैंने अजीब सा इत्तेफाक कहिए, या आप समझिए कि सब कुछ इशारे में आप समझ जाएंगे कि जिसके विभाग का मंत्री है वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, और जो इस्तेमाल कर रहा है वो बोल रहा है, क्योंकि आ रहा है, उसको खुशी है। कुल मिलाकर ये है कि ईडी के जो डायरेक्टर है संजय मिश्रा का जो कार्यकाल बढ़ा है, पीछे से मिला है, तो क्या ये माना जाए, समाप्त कर रहे हैं इस बात को, क्या ये माना जाए कि 17 अगस्त के बाद 17 अगस्त से 15 सितंबर तक ये ईडी का ग्रहण लगने जा रहा है विपक्ष के नेताओं पर, यानी कि इंडिया पर? एक लाइन में जवाब दीजिए पुष्कर जी, चलते चलते। अब आप जिस तरह से बोल रहे हैं वो बात नहीं है, मगर हाँ, जो जो भ्रष्टाचारी होंगे वो उन पर कार्रवाई होगी ही, अंदर जाएंगे ही वो। ठीक है संजय जी, आप क्या कहते हैं? ईडी का ग्रहण लगने जा रहा है 17 अगस्त से 15 सितंबर तक। देखिए, मेरे दिमाग में ये बात अमित शाह जी वाली बात तो स्लिप हो ही गई थी मेरे दिमाग से, लेकिन पुष्कर जी ने अच्छा याद दिला दिया। बिल्कुल सही कहा पुष्कर जी ने कि जब पिछली बार इनका एक्सटेंशन बढ़ाने की बात हुई थी तो अमित शाह जी ने यही कहा था कि जो भी अधिकारी इनकी जगह पर आएगा
वो इस बात को कंटिन्यू रखेगा और जो विपक्ष इतना खुश हो रहा है उस पर जो शिकंजा है वो और तेजी से कसा जाएगा। लेकिन बावजूद इसके सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से मांग की और संजय मिश्रा जी का एक्सटेंशन बढ़वा लिया। ऐसा क्यों? ये अपने आप में दो अलग अलग चीजें हैं, मतलब एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ आप बोलते हैं कि जो भी आएगा आदमी वो सेम काम करेगा और ज्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन दूसरी तरफ आप इन आदमी जो ये अफसर हैं इनको जाने नहीं देते हैं। तो ये अपने आप में मुझे समझ नहीं आता कि क्या कैलकुलेशन चल रहा है। लेकिन जरूर जैसा कि आप बोल रहे हैं 15 सितंबर तक देखिएगा, बड़े नेता जरूर निपटे ना निपटे या इस इनमें इनके शिकंजे में आए ना आए, लेकिन विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए दूसरे जो छोटे नेता हैं वो जरूर या तो बीजेपी की तरफ गिर जाएंगे या फिर अंदर जाएंगे। कुल मिलाकर यही है कि ये जो परिपाटी है आप दोनों को बार बार एक्सेशन देना किसी भी रूप में इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि प्रशासनिक का जो ढांचा होता है हर 3 साल के बाद हर 2 साल के बाद ट्रांसफर हो जाता है। इसका कतई मतलब नहीं होता है कि वो अफसर के चले जाने से उस जिले का विकास नहीं होगा, उस विभाग का विकास नहीं होगा। एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा बनाया गया है कि आप दोनों का तबादला होता है, एक जगह पर वो तैनात नहीं होते हैं। अगर एक जगह पर तैनात होते हैं तो उनकी मोनोपोली हो जाती है, वो निरंकुश हो सकते हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने इस परिपाटी को चेंज कर दिया है और आप सब जानते हैं कि संजय मिश्रा 15 सितंबर तक ईडी के डायरेक्टर बने रहेंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ईडी का डायरेक्टर इस वक्त इसकी चर्चा में है क्योंकि उनके निशाने पर विपक्ष के नेता ज्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ईडी बाकी जगह पर कार्रवाई नहीं करती। मणिपुर का संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार का जो प्लान है उसके लिए संजय मिश्रा 15 सितंबर तक क्या गुल खिलाते हैं देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी आपका, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।